प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल भगवान जीआईसी कोटद्वार में हार्दिक स्वागत है। 9 नवंबर को होने वाली उत्तर प्रदेश एनएमएमएस परीक्षा के लिए मैं लेकर आया हूं एक खास सैंपल पेपर एसएटी 2025 के लिए। यह वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी क्योंकि इसमें शामिल कई प्रश्न परीक्षा में आपको मिलेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं यात्रा सफलता की ओर। कल्हड़ की राज तरंगिणी से हमें किस क्षेत्र के इतिहास का पता चलता है? दक्षिण भारत, दक्कन, कश्मीर या बंगाल? आंसर इसका विकल्प सी कश्मीर। दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा क्या थी? अरबी, फारसी, उर्दू या तुर्की? आंसर है इसका फारसी। प्रश्न 3, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु नानक देव, गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास या गुरु गोविंद सिंह? आंसर है इसका गुरु गोविंद सिंह। प्रश्न 4, इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए वाचिक परंपराओं का इस्तेमाल करते हैं। कारण, जनजातीय लोग लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और वाचिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे। ये कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। बी, सी और डी, इस तरह से ये 4 विकल्प दिए हैं। इसमें से सही आंसर है विकल्प ए, कथन और कारण दोनों सही हैं। प्रश्न 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर असत्य कथन चुनिए। ये 4 कथन दे रखे हैं, इसमें से असत्य कथन कौन है? आंसर है इसका विकल्प बी, 1764 में मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। प्रश्न 6, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? राजा राम मोहन राय, ज्योतिराव फुले, ताराबाई शिंदे या घासीदास? आंसर है इसका ज्योतिराव फुले। प्रश्न 7, कैबिनेट मिशन की विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने कब प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का आह्वान किया? 4 अगस्त 1946 या 8 अगस्त या 15 या 16 अगस्त? आंसर इसका विकल्प डी, 16 अगस्त 1946। प्रश्न 8, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 ईस्वी में पारित किए गए पूर्ण स्वराज्य के प्रस्ताव के आधार पर पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर या 14 नवंबर 1930? आंसर इसका 26 जनवरी 1930। कथन, टैगोर ने कोलकाता से 100 किलोमीटर दूर पर एक ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोलने का फैसला लिया। कारण, टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। ये है इसका कथन और कारण दोनों सही हैं। बी में कथन और कारण दोनों सही हैं परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। सी, कथन सही है परंतु कारण गलत है। डी, कथन गलत है परंतु कारण सही। इसमें विकल्प ए सही है, कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। प्रश्न 10, स्तंभ फर्स्ट और सेकंड से मिलान कर सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर ये ABCD लिखे हुए हैं, इधर उनके क्या स्थापना की उन्होंने, फर्स्ट से 4 तक लिखा हुआ है। इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी सही है। प्रश्न 11, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर असत्य कथन छांटिए। चोल मंदिर पूजा आराधना के साथ साथ आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। किसानों की बस्तियां उर कहलाती थी। गांवों के समूह को नाडू कहा जाता था या धनी व्यापारियों को नाडू के कामकाज में नियंत्रण हासिल था। आंसर इसका विकल्प बी। प्रश्न 12, 1857 ईस्वी के विद्रोह से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कर कालक्रम में सबसे पहले घटित घटना को चुनना। ये ए से डी तक लिखे गए हैं, इसमें से आपने पढ़ के सही का चयन करना है। तो इसमें सही है विकल्प डी। प्रश्न 13, भारत में समानता की रक्षा के लिए कौन सा अधिकार दिया गया है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या शिक्षा का अधिकार? आंसर इसका समानता का अधिकार। 14, मुख्यमंत्री का मुख्य कार्य क्या है? राज्य प्रशासन का संचालन करना, कानून बनाना, निर्णय लेना या कर संग्रहण करना? आंसर इसका राज्य प्रशासन का
संचालन करना। प्रश्न 15, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किस प्रकार का स्वास्थ्य सुविधा है? निजी, आपातकालीन, शहरी या सार्वजनिक? आंसर इसका सार्वजनिक। 16वां प्रश्न, राज्य में सार्वजनिक सेवाओं का प्रबंधन किस स्तर की सरकार की जिम्मेदारी है? केंद्र सरकार, नगर सरकार, स्थानीय या राज्य सरकार? आंसर इसका राज्य सरकार। प्रश्न 17, राज्य सरकार में विधायिका की प्राथमिक भूमिका क्या है? कानून बनाना, कानूनों को लागू करना, स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना, वित्त का प्रबंधन करना? आंसर इसका कानून बनाना। प्रश्न 18, संचार माध्यमों की स्वतंत्रता क्यों महत्वपूर्ण है? ये समाचार को नियंत्रित करने के लिए, निष्पक्ष जानकारी देने के लिए, लोगों को प्रभावित करने के लिए या मनोरंजन करने के लिए? आंसर इसका विकल्प बी, निष्पक्ष जानकारी देने के लिए। प्रश्न 19, लोकतंत्र में संचार माध्यमों की भूमिका क्या होती है? आलोचना करना, सशक्त बनाना, विश्वसनीय जानकारी देना या निर्णय लेना? आंसर इसका विश्वसनीय जानकारी देना। प्रश्न 20, भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है? संविधान का परिचय, कानूनों की सूची, मौलिक अधिकार, उपरोक्त में से कोई नहीं? आंसर इसका विकल्प ए, संविधान का परिचय। प्रश्न 21, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता है? संघवाद, राजतंत्र, जाति व्यवस्था या तानाशाही? आंसर है इसका संघवाद। भारत में कानून बनाने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? सर्वोच्च न्यायालय, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या संसद? आंसर इसका संसद। प्रश्न 23, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है एक धर्म का पक्ष लेना, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करना, कोई धर्म नहीं है, या केवल बहुसंख्यक धर्म को बढ़ावा देना? आंसर इसका सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करना। प्रश्न 24, भारतीय संविधान कब अपनाया गया? 1947, 1950, 1949 या 1952? आंसर इसका विकल्प सी, 1949, 1949। प्रश्न 25, निम्नलिखित में से जीवाश्म ईंधन नहीं है? कोयला, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा या पेट्रोलियम? आंसर इसका विकल्प सी, सौर ऊर्जा। प्रश्न 26, वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल एवं वायु पारस्परिक क्रिया करते हैं कहलाता है जैवमंडल, वायुमंडल, जलमंडल या पर्यावरण? आंसर इसका बायोस्फीयर, जैवमंडल। ये जो यहाँ पर चित्र दिख रहे हैं आपको, ये है बायोस्फीयर यानी जैवमंडल। प्रश्न 27, अनवीकरण संसाधन वे संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित है और जिनको पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं, या संसाधन शीघ्रता से नवीकृत हो जाते हैं। ये संसाधन असीमित हैं, या विकल्प डी, सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा अनवीकरणीय संसाधन। विकल्प इसमें सही है। प्रश्न 28, निम्नलिखित में से कौन सा एक सतत पोषणीय विकास का सिद्धांत नहीं है? ए बी सी डी 4 विकल्प दे रखे हैं, इसमें से सही विकल्प है राष्ट्रीय एकता में वृद्धि करना। मृदा निर्माण का कारक नहीं है? जलवायु, अत्यधिक पशुचारण, ह्यूमस या जनकशील? आंसर इसका विकल्प बी, अत्यधिक पशुचारण। प्रश्न 30, निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन है? ये 4 कथन दे रखे हैं, इसमें से एक कथन पूरी तरह से असत्य है। वो कौन सा है? वो है विकल्प डी, ज्वालामुखी की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है भूकंप मापी से। प्रश्न 31, निम्नलिखित में से कर्तन एवं दहन कृषि के संबंध में असत्य क्या है? 4 विकल्प दिए हैं, इसमें से कर्तन और दहन कृषि के संबंध में एक बात असत्य है। कौन सा है? वो है विकल्प बी। इस प्रकार की कृषि में जमीन के बार बार प्रयोग से मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है। प्रश्न 27, मैनियाक कहाँ का प्रमुख भोजन है? गंगा बेसिन का, अफ्रीका का, अमेजन बेसिन का या ऑस्ट्रेलिया का? आंसर इसका अमेजन बेसिन का। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है,
इधर ABCD में लिखे हुए हैं, इधर ABCD विकल्प दे रखे हैं और इस तरफ ये घास स्थल, टुंड्रा, वनस्पति, कटीली, झाड़ियाँ, कोणधारी वन लिखे गए। इनमें मिलान करके कौन सुमिलित नहीं है? तो इसमें ध्रुवीय प्रदेश टुंड्रा प्रदेश वनस्पति सही है, शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ी होती है सही है, मानसूनी प्रदेश में कोणधारी वन होते हैं, ये भी सही है। असत्य क्या है? सामान्य वर्षा वाले क्षेत्र में घास स्थल होते हैं, ये असत्य कथन है। प्रश्न 34 में भी स्तंभ फर्स्ट और सेकंड का मिलान करना है। ये एपीकल्चर, सेरिकल्चर, पिसिकल्चर, विटिकल्चर, ये इनके नाम लिखे हैं और ये किसके नाम है? अंगूर की खेती करने का, मत्स्य पालन का, रेशम उत्पादन का, मधुमक्खी पालन के लिए कहा जाता है। तो इसमें से ऑप्शन डी इज करेक्ट। उसमें 4 ऑप्शन दिए थे प्रश्न पत्र में, मैंने यहाँ पर जो सही है उसको आपको यहाँ पर दिखाया। ऑप्शन डी इज करेक्ट। मैंने ए का 4th एपीकल्चर हो गया मधुमक्खी पालन, बी का 3rd अर्थात सेरिकल्चर हो गया रेशम उत्पादन, सी का 2nd पिसिकल्चर हो गया मत्स्य पालन और विटिकल्चर हो गया डी का 1st अंगूरों की खेती करना। निम्नलिखित में से कौन साझा संपत्ति संसाधन है? चारागाह भूमि, निजी कृषि भूमि, उद्योग या निजी भवन? आंसर इसमें विकल्प ए चारागाह भूमि। प्रश्न 36, चाप झील पाई जाती है हिमनद क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में, रेगिस्तान में या समुद्र तटीय क्षेत्रों में? आंसर इसका मैदानी क्षेत्रों में। प्रश्न 37 में या -41 डिवाइडेड बाय -35 प्लस -6 इसका मान क्या होगा? विकल्प दे रखे हैं 4, इसको हल करोगे आप तो -41 डिवाइडेड बाय -35 और प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे -41 हो जाएगा। इधर भी -41 है, डिवाइडेड बाय -41 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा इसका आंसर। तो विकल्प ए सही है। समीकरण में P का मान क्या होगा? P/8 बराबर 7/24 लिखा गया है, तो इसमें P का मान निकालना आपने किस तरह से निकालना था? P/8 बराबर 7/24, तो 8 का पक्षांतर करके ऊपर चला गया अंश में, तो फिर 8 से हम 24 में भाग देंगे, 8 3 24 सरल कर दिया तो 7/3 आ गया। विकल्प बी इसका आंसर है। प्रश्न 39 में एक समबाहुभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 4.2 सेंटीमीटर है। यदि बहुभुज का परिमाप 25.2 सेंटीमीटर हो तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या बतानी है। इसमें 6 भुजाएं हैं, 3 हैं, 5 हैं, 4। इसके लिए कैसे हल करते हैं इसको? समबाहुभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 4.2 सेंटीमीटर है और परिमाप है 25.2 सेंटीमीटर। परिमाप बराबर क्या होता है? भुजा की लंबाई गुणा भुजाओं की संख्या। जैसे तुम वर्ग का परिमाप निकालते हो, वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं, माना उस भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है तो 4 × 4 हो गया, 4 × 16 उसका परिमाप होता है। इसी तरह से यहाँ पर भुजाओं की संख्या निकालनी, तो भुजाओं की संख्या को जो उसके साथ 4.2 इसका पक्षांतर करना है। पक्षांतर करने पर वह 25.2 के नीचे चला जाएगा, मैंने भाग देना 4.2 से 25.2 में, तो भाग दे के आता है 6। इसलिए समबाहुभुज में कुल 6 भुजाएं हैं। विकल्प ए सही है। यहाँ पर ये आकृति दे रखी है, दी गई आकृति में x तथा y का मान बताना। x पर कितना अंश का कोण बन रहा है, y पर कितने अंश का कोण बनेगा, ये देखना है। अब इसको देखिए, त्रिभुज में ये भुजाएं y की तरफ जो कट रही हैं ये शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं, तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। यानी इधर 60 अंश लिखा है तो y भी 60 अंश होगा, तो y का मान हो गया 60 अंश। अब यहाँ पर जो 5 लिखा है ना, वहाँ पर 50 अंश रहा होगा, ये 50 अंश है, ये 60 अंश हो गया, 110 हो गया। तो x का मान क्या हो जाएगा? त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। 180 अंश में से तुमने 60 और 50 110 घटा देना है तो आएगा 70 अंश। अतः 70 अंश कहाँ पर है? ये विकल्प ए 70 अंश और y का मान 60 अंश। विकल्प ए सही है। प्रश्न 41 में 8 की कौन सी घात रखने पर प्राप्त मान 2 की घात 6 के बराबर हो जाएगा? 2 की घात 6 मैंने 2 की पावर 6 मैंने 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 हो गया। अब 8 का भी पावर ऐसी लगाने की उसका मान भी 64 हो जाए। 8 की पावर 2 कर दो, 8 × 8 = 64,
तो 8 की पावर 2 हो गया। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी परमीय संख्या अपने व्युत्क्रम के बराबर होगी? क्या बताना है यहाँ पर? व्युत्क्रम में उल्टा, एक का उल्टा एक ही होता है, अतः इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट है। प्रश्न 43, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 8 मीटर और 6 मीटर है। इसके विकर्ण की लंबाई होगी 8 मीटर, 6 मीटर, 10 या 14। इसको हल करेंगे। आयत का विकर्ण बराबर क्या होता है? डी बराबर होता है अनुरूढ़ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, क्योंकि जो आयत है उसमें जो विकर्ण होगा वो पाइथागोरस प्रमेय वाला अर्थात समकोण त्रिभुज बनता है, तो उसका सूत्र लगा देना, पाइथागोरस का सूत्र है। तो ये 8 का स्क्वायर 64 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 36 और 64 जोड़ के 100 हो गया, 100 का वर्गमूल 10 होता है। आंसर होगा इसका विकल्प सी 10 मीटर। प्रश्न 44 में दी गई आकृति में x का मान होगा, ये 6x + 2 लिखा हुआ है, ये 4x + 16 लिखा है। आप जानते हैं बच्चों, आयत के जो विकर्ण होते हैं आपस में बराबर होते हैं, अर्थात 6x + 2 का मान और 4x + 16 का मान बराबर होगा। मैंने विकर्ण अगर यहाँ पर 8 होता है एक विकर्ण, तो दूसरा भी 8 ही होता, तो इसको बराबर कर देना है। 6x + 2 = 4x + 16। 4x का पक्षांतर करेंगे, 6 में से 4 घटा के 2x हो गया। अब 2 का उधर पक्षांतर कर दो संख्या की तरफ, 16 में से 2 घटा के 14 हो गया। 2x = 14, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 7। 14/2 माने 7। प्रश्न 45, एक थैले में 6 लाल और 4 हरी गेंदें हैं। थैले के अंदर से बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है, तो एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी? आपने इस 46 प्रश्न है, इन प्रश्नों को देखना है, उसके बाद कमेंट में लिखना है कि अगली वीडियो बनाइएगा। कुछ भी कमेंट में लिखिएगा, सेट की अगली वीडियो बनाइएगा। प्रश्न 45, एक थैले में 6 लाल और 4 हरी गेंदें हैं। थैले के अंदर से बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है, तो एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता होगी। प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल घटना बटे कुल संभव घटना। अनुकूल घटना अर्थात हमको पूछा गया है लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, तो लाल गेंद के लिए अनुकूल घटना है 6 लाल वाले, तो 6 अनुकूल घटनाएं हो जाएंगी, और कुल घटनाएं 6 और 4 को जोड़ दो 10, तो हो जाएगा 6/10। तो पी प्रायिकता लाल गेंद होने की प्रायिकता बराबर 6/10, और 6/10 को सरल कर देना है। सरल करने के लिए अंश तथा हर में 2 से भाग देना है। क्यों? क्योंकि 6 में भी और 10 में भी 2 का भाग पूरा चला जाता है। तो 2 × 6, 2 × 10, तो प्रायिकता होगी इसकी 3/5। प्रश्न 46, 23 के घन में इकाई का अंक है, अर्थात इकाई के अंक में कौन सी संख्या आएगी? 6 आएगी, 7 आएगी, 3 आएगी या 9 आएगी? 23 के घन का मान 23 × 23 × 23, 3 बार इसको घन माने 3 बार मल्टीप्लाई करके जो आता है उस संख्या का घन हो जाता है। तो ये 12,167। तो देखो इसमें इकाई का अंक है 7, इसलिए इसके घन में इकाई का अंक 7 है, तो इसका आंसर हो गया विकल्प भी 7। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप महाद्वीप को अलग करती है? एंडीज, हिमालय, यूराल, आल्प्स। आंसर है इसका यूराल। पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच स्थित है? श्रीलंका तथा मालदीव, भारत तथा श्रीलंका, भारत तथा मालदीव, भारत तथा बांग्लादेश। आंसर है इसका भारत तथा श्रीलंका। जब ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर पर दोपहर के 12 बजे हैं, उस समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय होगा। 12 बजे दोपहर, 3:30 बजे सायं, 5 बजे सायं या 5:30 PM। आंसर है इसका 5:30 सायंकाल। निम्न में से भूमंडलीय तापन की विशेषता नहीं है। तापमान में वृद्धि होती है, ठंडे प्रदेशों की बर्फ पिघलती है, जलवायु में परिवर्तन होता है, पेड़ पौधों और पशुओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका आंसर है विकल्प डी, पेड़ पौधों और पशुओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मूलतः रामायण किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत, प्राकृत, अवधी या पाली में? उत्तर संस्कृत। प्रश्न, शिवाजी की माता का क्या नाम था? दुर्गाबाई, जीजाबाई,
पुतलीबाई, लक्ष्मीबाई। उत्तर जीजाबाई। मराठा राज्य में पेशवा किसको कहते हैं? सेनापति, न्यायाधीश, सचिव, प्रधानमंत्री। उत्तर प्रधानमंत्री। प्रश्न, अष्टप्रधान किसके दरबार में थे? अकबर, शिवाजी, शाहजहां या हुमायूं। उत्तर शिवाजी। प्रश्न, चरक प्रसिद्ध चिकित्सक थे? हर्ष के, चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के या कनिष्क के। उत्तर है कनिष्क के। खालसा पंथ की स्थापना की थी? नंबर 1 गुरु गोविंद सिंह, नंबर 2 गुरु तेग बहादुर, गुरु अंगद या गुरु नानक। उत्तर गुरु गोविंद सिंह। पृथ्वी के सबसे नजदीक स्थित तारा है? मंगल, शुक्र, चंद्रमा या सूर्य। उत्तर सूर्य। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन, 364, 386 दिन या 327 दिन। उत्तर 366 दिन। अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 31 जुलाई, 16 दिसंबर या 22 अप्रैल को। उत्तर 5 जून। विश्व का सबसे अधिक लवणता वाला सागर है? मृत सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, इनमें से कोई नहीं। उत्तर मृत सागर। दी गई आकृति में अंतःकोण x अंश का मान होगा। यहां पर ये x अंश का मान ज्ञात करना है। ये है त्रिभुज और ACD एक सरल रेखा है। हल होगा इसका। ACD एक सरल रेखा है। सरल रेखा के एक ओर बने कोणों का योग 180 अंश होता है। ये जो रेखा है इसके इस तरफ 100 अंश है, यहां पर ये कितने अंश का होगा? इन दोनों का योग 180 अंश होता है। तो कोण ACB ये वाला कोण और BCD ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है। यहां पर ये 100 अंश दे रखा है। कोण ACB प्लस BCD 100 अंश दे रखा है बराबर 180 डिग्री। ACB बराबर क्या हो जाएगा? 100 अंश का पक्षांतर करेंगे, 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, इसको घटाएंगे 80 डिग्री आ जाएगा। कोण AC बराबर 80 डिग्री। कोण ACB ये 80 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, ये अक्ष अंश हो गया। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। मान रखिए कोण A 60 डिग्री, कोण B x अंश और कोण C अभी हमने निकाला 80 डिग्री बराबर होता है 180 डिग्री। x अंश बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे 8 8 6 14 140 अंश हो गया बराबर 180 डिग्री। x अंश इस तरफ रखेंगे, x अंश इस तरफ रखेंगे, 140 डिग्री का हम ट्रांसफर कर देंगे। पक्षांतर करने पर ये 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री होगा। घटाएंगे 40 डिग्री, इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 49, दिए गए चित्र में यदि AOB एक सरल रेखा है तो कोण COD इसका मान ज्ञात कीजिए। इसका हल होगा AOB एक सरल रेखा है। AOB एक सरल रेखा है और क्या नियम होता है? सरल रेखा के एक ओर बने कोणों का योग 180 अंश होता है। यहां पर 1 2 3 कोण बन रहे, इन तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अतः कोण AOD प्लस कोण DOC प्लस कोण COB बराबर 180 डिग्री। अब इसमें वैल्यूज रख दीजिए, 5x अंश, 4x अंश और 3x अंश। यहां पर हमने इसके मान रख दिए बराबर 180 डिग्री। इनको जोड़िए, 5 4 9 और 3 12 x अंश हो गया बराबर 180 डिग्री। x अंश बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ये जो 12 है इसका पक्षांतर करेंगे, यहां पर एक मल्टीप्लाई हो रखा है, गुणा हो रखा है, ये हर में चला जाएगा अर्थात भाग करेंगे, इससे ये 12 हो जाएगा। अब इसमें 18 और 12 में 6 का भाग चला जाता है, 6 दूना 12 और 6 तिया 18, तो ऊपर तो बच गया 30 अंश और नीचे बच गया 2, अर्थात 30 का आधा करना है। x अंश बराबर 30 का आधा 15 अंश। हमने निकालना है DOC 4x अंश। अतः कोण DOC का मान होगा 4x अंश बराबर 4 गुणा गया 15 अंश और 15 चक्कू 60 अंश। आइए क्वेश्चन नंबर 51 करते हैं।
x की पावर 4 माइनस 16 का एक गुणनखंड है एक्स स्क्वायर प्लस 2 या x माइनस 4 या एक्स स्क्वायर माइनस 2 या x प्लस 2। इसको हल करके देखते हैं। जो x की पावर 4 है और ये 16 को हम 4 की पावर 2 कर सकते हैं और इसको x स्क्वायर की पावर 2 कर सकते हैं। 2 टू 4, x की पावर 4 हो गया ये, और ये 4 का स्क्वायर हो गया। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की तरह हो गया। इसको एक बार प्लस में लिख देंगे, एक बार माइनस में लिख देंगे। x स्क्वायर प्लस 4 और x स्क्वायर माइनस 4। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में ये लिखा जा सकता है। 4 को हम 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, ये सेम रहेगा x स्क्वायर प्लस 4 और ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। इसको ऐसे ही उतारेंगे और ये हो जाएगा, एक बार प्लस में लिख देना, एक बार माइनस में, x प्लस 2 और x माइनस 2। ये होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b इंटू a माइनस b, उसकी तरह हो गया। अब इसके x की पावर 4 माइनस 16 के 3 गुणनखंड हो गए, एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 2। इसमें से कौन विकल्प में है? इसमें से ये वाला कहीं नहीं है विकल्प में, ये x प्लस 2 यहां पर है विकल्प में, तो इसका एक गुणनखंड x प्लस 2 है। इस विकल्प डी सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 52। व्यंजक xy प्लस 5x प्लस 5y प्लस 25 का एक गुणनखंड होगा x, y, 5 या 5 प्लस y। इसको हल करके देखते हैं। इसको पहले अरेंज करके लिखते हैं, इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो। ऐसा लिखा जा सकता है क्रम विनिमय नियम के अनुसार 5x प्लस xy, 25 को पहले लिख दो और 5y को बाद में लिख दो। इनके हमने जोड़े बना देने हैं, ठीक है। अब आपको इसमें क्या कॉमन दिख रहा है? x यहां भी है, यहां भी है, आपको x कॉमन दिख रहा है। अब x दोनों जगह है, उसको कहते हैं कॉमन। x को हमने बाहर ले दिया, ये x तो यहां गया, बचा 5, इस तरफ 5 आ जाएगा, प्लस यहां पर x बाहर हो गया और बच गया y, तो ये 5 प्लस y हो गया। यहां पर प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा देंगे। फिर 25 और 5 में क्या कॉमन है? 5 को हम 5 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं, 25 को 5 में 25 लिख सकते हैं, तो एक 5 यहां भी शामिल है, यहां भी शामिल है, अर्थात 5 कॉमन हो गया इसमें और 5 अंदर बच गया और 5 बाहर आ गया, यहाँ y बच गया। अब इस ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट में सेम 5 प्लस y आ गया, उसको फिर कॉमन ले देंगे, 5 प्लस y कॉमन लेना, अर्थात इन दोनों को एक बार लिखना है ब्रैकेट में। इसके प्लस से पहले वाले पद में 5 प्लस y हम लिख चुके हैं, अब केवल ब्रैकेट के अंदर x को लिखना है। फिर ये प्लस का साइन है, फिर 5 प्लस y हमने बाहर लिख चुके हैं, अंदर बच गया 5, तो ये होगा x प्लस 5। तो इस व्यंजक के गुणनखंड 5 प्लस y और x प्लस 5 हो गए। अब आपने ये जो 4 विकल्प दिए हैं उसमें देखना है कौन सा है। 5 प्लस y यहां पर है, तो इसका व्यंजक का एक गुणनखंड 5 प्लस y होगा। ये विकल्प में कहां पर है? ये है विकल्प डी में, तो विकल्प डी इसका सही है। क्वेश्चन, 3 संख्याओं का मौसा 23 है। यदि इन संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है तब संख्याएं ज्ञात कीजिए। माना संख्याएं ये 1:2:3 है, तो इसको x, 2x और 3x लिख सकते हैं। संख्याओं का मौसा x बराबर हो जाएगा 23, ये 23 लिखा है, ये हो जाएगा इसका मौसा, लिखा हुआ है 23। अतः संख्याएं क्या होंगी? x की जगह 23 लिख दिया, फिर 2 गुणा 23 कर देना है और 3x माने 3 गुणा 23, इस तरह से लिखना है। तो संख्या होगी 23, 23 दूना 46 और 23 दिया 69, इस तरह से 23, 46 और 69 हुआ। निम्न युग्मों में से कौन से युग्मों का मौसा 1 है? पहले यहां पर युग्म लिखेंगे। युग्म है 5 और 15, बी में 4 और 20, 3 और 15, 2 और 5, इस तरह से हमने लिख दिए। 5, 15,
15 में 5 दिए 15 होता है ना, 15 में भी 5 है और 5 यहाँ पर है, तो 5 इसमें उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड हो गया। 4 इसको लिखेंगे 4 पंजे 20, तो 4 पहले में भी है और 4 इसमें दूसरे में भी है, तो 4 इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया। 3 में 3 पंजे 15, तो 3 इसमें भी है और 15 में भी, लेकिन यहाँ पर 2 और 5 में नहीं है, इसमें केवल एक गुणनखंड 2 गुणा 1 5 गुणा 1 होगा, अतः 2 और 5 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, तो 2 और 5 का HCF बराबर क्या होगा 1। अगला प्रश्न है, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिससे 84 और 105 पूरी विभाजित हो जाए। क्या करना है हमने, वह सबसे बड़ी संख्या हो और उससे 84 और 105 पूरी विभाजित हो जाए। तो हमने ऐसी संख्या ढूंढनी है जो 84 और 105 से 5 को पूरी विभाजित कर दे और सबसे बड़ी हो, तो महत्तम समापवर्तक निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। इसका मतलब हम निकालेंगे भाग विधि से। 84 का भाग 105 में देंगे, 84 कम 84, 5 4 गया 1, 10 में से 8 गया 2, शेष फल 21 आया। अब इस 21 से 84 में भाग देंगे, इस तरह से यहां पर लिख देंगे 21 चक्कू 84 हो गया, शेषफल हो गया यहाँ पर 0। जब शेषफल 0 आ जाता है, 84 और 105 का मौसा होगा 21, जिससे शेषफल 0 हो जाता है, वही क्या होती है मौसा यानी HCF होता है। अतः अभिष्ट संख्या हो गई 21। 60 माइनस ब्रैकेट के अंदर -30 माइनस ब्रैकेट के अंदर -70, इसका मान होगा। प्रश्न है 60 माइनस -30 माइनस 70, इसके जो ऋणात्मक चिन्ह है नेगेटिव साइन है उसको हमने हटाना। 2 साइन कभी भी एक साथ नहीं आते हैं, इसे माइनस और -30 है, तो ऋणात्मक संख्या है, दोनों ऋणात्मक चिन्ह है, तो माइनस इंटू माइनस का एक चिन्ह बनता है वो प्लस हो जाता है, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। तो हमने जहां पर ये 2 चिन्ह माइनस इंटू माइनस है वहां पर प्लस लिख देना है, तो 60 आगे लिखेंगे +30, अगले वाले में भी वही सिचुएशन है, वहां पर भी माइनस इंटू माइनस का प्लस हो गया +70। अब इन संख्याओं को हम जोड़ देंगे, 60 + 30 90 हो गया और 90 में फिर 70 जोड़ देंगे तो 160 हो गया। अतः इसका आंसर हो गया 160, विकल्प डी सही है। यदि एक वृत्ताकार बगीचे की परिधि 31.4 सेंटीमीटर हो तो बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्ताकार बगीचा है, वृत्ताकार बगीचे का अर्थात वृत्त की परिधि होगी 2πr, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां पर परिधि दे रखिए 31.4 सेंटीमीटर, तो वो बराबर हो जाएगा 2πr से, तो 2 × 3.14 × r, इससे हम r की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो 31.4 इधर है तो उसको आंसर में रखेंगे और r के साथ जो मल्टीप्लाई है वो सबको डिवाइड में चले जाएगा। इस तरह से 31.4 को 3.14 से डिवाइड करेंगे तो 10 आता है, 10 में 2 का भाग देना है यानी डिवाइड करना है 2 से 10 को, तो 5 आता है, r का आया यानी त्रिज्या आगे 5 सेंटीमीटर। तो वृत्ताकार बगीचे का क्षेत्रफल जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², तो पाई की जगह 3.14 लिख देना है और r यहाँ पर 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 3.14 × 25 गुणा करो, 25 चक्कू 100 को 0, 25 से कम 25 और 10 35 को 5 और 25 75 और 75 में 3 जोड़ दो 78 हो गया। तो 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होगा। निम्नलिखित में से भोजन का कौन सा अवयव कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है? कार्बोहाइड्रेट, रेशा, वसा, प्रोटीन। सही आंसर है इसका रेशा। क्वेश्चन नंबर 62, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की संगठन मात्रा है 21%, 78%, 1%, 0.01%। सही आंसर है इसका 78%। जंग का रासायनिक सूत्र है Fe2O3, Fe3O4, FeO या Fe2O2। सही आंसर है इसका Fe2O3। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। नंबर 1, कोल गर्म करने पर जलता है, वह मुख्यतः कार्बन
ऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। दूसरा है कोक कार्बन का शुद्ध रूप है। तीसरा है कोलतार रंजक दवाओं व पेंट जैसे पदार्थों का स्रोत है। फोर्थ है इसमें कोल गैस कोक से प्राप्त की जाती है। विकल्प ये है फर्स्ट व सेकंड सही कथन है, बी फर्स्ट व फोर्थ सही कथन है, सी सेकंड और थर्ड सही कथन है, सेकंड थर्ड और फोर्थ सही कथन है। सही आंसर है इसका फर्स्ट व सेकंड सही कथन है। विकल्प ए सही है। मृत वनस्पतियों के कोयला में परिवर्तित होने की प्रक्रिया कहलाती है कार्बोक्जिलीकरण, कार्बनीकरण, जीवाश्मीकरण या नाइट्रीकरण। आंसर है इसका कार्बनीकरण। निम्नलिखित में से किसमें पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है? आलू में, डहेलिया में, ब्रायोफिलम में या शकरकंद में? पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन ब्रायोफिलम में होता है। मनुष्यों में जीवाणु द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग है टाइफाइड, खसरा, मलेरिया, चेचक। आंसर इसका टाइफाइड। प्रश्न है रेड डाटा बुक में रिकॉर्ड रखा जाता है सभी पादप जातियों का, सभी जंतु जातियों का, सभी संकटापन जातियों का, सभी विदेशी जातियों का। आंसर है इसका सभी संकटापन जातियों का। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापते हैं? बैरोमीटर, लैक्टोमीटर, थर्मामीटर या सेस्मोमीटर? वायुमंडलीय दाब मापते हैं बैरोमीटर से। अगला है पुनः न प्राप्त होने वाली ऊर्जा का स्रोत है वायु, जल, बायोगैस या कोयला। इन चारों में से आंसर है कोयला। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है पेट्रोल, प्राकृतिक लकड़ी, डीजल या बहता हुआ जल। तो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत क्या है? बहता हुआ जल। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विद्युत बल्ब की खोज की? विकल्प है एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, गैलीलियो, एडिसन। आंसर इसका एडिसन। निम्न में भारतीय वैज्ञानिक हैं। इसमें 4 वैज्ञानिकों के नाम हैं। आपने भारतीय वैज्ञानिक के नाम को बताना है यहाँ पर। नंबर 1 है फर्मी, नंबर 2 मार्कोनी, नंबर 3 सीवी रमन, नंबर 4 एडिसन। तो इसमें आंसर है सीवी रमन। ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है वायु, जल, कोयला और बायोगैस। इन चारों में से आपने एक को बताना है। तो इसका आंसर है कोयला अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। एक्स किरणों के आविष्कारक हैं। अभी मैंने आपको व्याख्या करी थी एक्स किरणों के बारे में। तो एक्स किरणों के आविष्कारक हैं हॉपकिंस, मार्कोनी, रोएंटजन, मॉर्स। तो इसमें सही आंसर है रोएंटजन। निम्न में से कौन सा अनवीकरणीय स्रोत का उदाहरण है? पेट्रोलियम गैस, भूताप ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। इन चारों में से कौन होगा अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत? पेट्रोलियम गैस। अब 4 दे रखे, उनमें से हमने बताना है ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन है? वायु, जल, सूर्य या उपर्युक्त सभी? वायु का नाम लिया, जल का नाम लिया, सूर्य का नाम लिया, ये सब क्या है? उपर्युक्त सभी में आ जाएगा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत। निम्न में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? केवल कोयला, केवल पेट्रोलियम, दोनों कोयला व पेट्रोलियम, न तो कोयला और न पेट्रोलियम। इसमें से सही आंसर होगा कोयला और पेट्रोलियम। विकल्प सी इसका आंसर होगा।